नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। आज हम बात करेंगे महाविकास आघाड़ी में कलह की। दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के इस गठबंधन के नेताओं ने हाल ही के दिनों में लगातार एक दूसरे पर हमले बोले। इसी कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को अजीत पवार पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वो नाखुश थे तो उन्हें 2010 से 2014 की कांग्रेस गठबंधन की पृथ्वीराज चौहान सरकार से अलग हो जाना चाहिए था। पटोले ने अजीत पवार के बयान की कि वो 100% मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे पर परोक्ष रूप से पलटवार करते हुए कहा कि अगर एनसीपी नेता के पास 145 विधायकों का बहुमत है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अजीत पवार 2010 से 2014 तक कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में सरकार में शामिल थे। यदि वो मजबूर थे तो उन्होंने मंत्री पद की शपथ क्यों ली? पृथ्वीराज चौहान हमारे नेता हैं और हम यही उम्मीद नहीं करते कि अजीत पवार उनके बारे में ऐसा कहेंगे। पटोले ने कहा कि अगर अजीत पवार कांग्रेस एनसीपी सरकार में नाखुश थे तो उन्हें उसे तभी छोड़ देना चाहिए था। अजीत पवार नवंबर 2010 से सितंबर 2014 तक पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में डिप्टी सीएम थे। मुख्यमंत्री पद के संबंध में अजीत पवार के बयान को लेकर उसके सवाल पर पटोले ने कहा कि अगर कोई नेता राज्य का नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा पाल रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पटोले ने कहा कि अगर अजीत पवार के पास 145 विधायकों का बहुमत है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलों के बीच अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा था कि एनसीपी 2024 में विधानसभा चुनाव का इंतजार करने की बजाय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए अब भी दावा कर सकती है। बता दें कि इससे पहले अजीत पवार ने कहा था कि उन्हें ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, जबकि कांग्रेस के नेता समय समय पर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने फिर से तंज कसा। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसी की नहीं होती। अगर विधायक राज्य का सीएम बनना चाहता है, अजीत पवार राज्य में कई बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। इससे पहले अजीत पवार कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। तो इसी तरह से इस वक्त महाविकास आघाड़ी में जो कला है वो खुलती हुई नजर आ रही है और निशाने पे इस वक्त अजीत पवार नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार क्या वजह है, क्यों एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है? एक तरफ मुख्यमंत्री की होड़ लग रहा है कि लग गई है, दूसरी तरफ क्या इस वक्त एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि अजीत पवार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में जो दरारें हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चौड़ी होती जा रही हैं। अजीत पवार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी निशाना साधा। पवार पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने हमला किया है और कहा कि अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनको पद छोड़ देना चाहिए था। तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद छोड़ देना चाहिए था, ये कहा नाना पटोले ने। 2014 में अगर वो खुश नहीं थे तो पद छोड़ देना चाहिए था। साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश और महत्वाकांक्षा को लेकर भी प्रतिक्रिया आ रही है। दरअसल उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की, जिस पर यह कहा गया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही अजीत पवार ने ईवीएम पर कांग्रेस से एक अलग स्टैंड लिया। कांग्रेस हमेशा से ईवीएम पर उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, जबकि ऐसा अजीत पवार ने नहीं किया। संजय राउत ने भी उन पर तंज कसा है कि वो कई बार उप मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड बना चुके हैं, अब वो सीएम बनना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद कलह बढ़ती नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आज इसी पर चर्चा कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। चर्चा में शामिल होने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सभी का परिचय और उसके बाद चर्चा महाविकास आघाड़ी से लेकर महाराष्ट्र में हो रही सियासत पर।
सबसे पहले राजेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव जी कांग्रेस नेता जुड़े हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी शिवसेना प्रवक्ता जुड़े हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मुखलेश शेख एनसीपी नेता जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। सबसे पहले मुखलेश शेख जी, आप इससे कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, सवालों का दौर जारी है और अजीत पवार लगातार इस वक्त सबके निशाने पर हैं। कभी ये कहा जाता है कि वो छोड़ने वाले हैं पार्टी, जल्द ही अलग जा रहे हैं कहीं, कभी उनके मुख्यमंत्री को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जग जाहिर हो जाती है, कभी महाविकास अघाड़ी को लेकर सवाल उठने लग जाता है। क्या चल रहा है इस वक्त? जी, क्या चल रहा है इस वक्त, इसकी जवाब आप खुद ही जिम्मेदार हैं। क्यों मीडिया के माध्यम से चल रहा है, हमारे पार्टी के माध्यम से नहीं चल रहा है। मैं आपकी चैनल को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, ऐसे कई चैनल जो है इस तरह की बातों को लेकर वो अपने हिसाब से लगे हैं। चाहे कोई भी चैनल हो मुखलेश जी, चैनल चाहे कोई भी हो, जब आप ही की तरफ से आप ही के नेता, आप ही के मंत्री अगर इस तरह की बातें और प्रतिक्रियाएं और बाइट्स देंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना। बड़ा आसान हो जाता है किसी भी मंच पर आकर ये कह देना कि मीडिया ये सब भुनाने की कोशिश कर रही है, मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि कोई किसी के पास लिखा हुआ कोई है क्या, कोई लेटर अजीत दादा पवार का वायरल हुआ क्या है आपके पास, किसी के पास, विपक्ष के पास या फिर बीजेपी वाले के पास, या हो चाहे कांग्रेस वाले? सीएम को लेकर तो प्रतिक्रिया है ना, या उद्धव साहब के जो सेना है वो हम पर शक कर रहा है। ये केवल सिर्फ शिंदे ग्रुप के लोग माहौल खराब करने के लिए, अजीत दादा पवार साहब को बदनाम करने के लिए ये साजिश कर रहा है, ताकि अजीत पवार को आघाड़ी जो महाविकास मुंबई महाराष्ट्र में चल रहा है इस पे कोई भरोसा ना करे, इनकी पार्टी की छवि खराब हो। कॉर्पोरेशन के चुनाव सामने आ रहा है मैडम, इसके वजह से ये बदनाम किया जा रहा है। शिंदे साहब के ग्रुप के लोग बदनाम कर रहे हैं क्योंकि सरकार गिरने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। हर किसी को, पत्रकार में आपको भी पता होगा ये सब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। और हमारे शरद पवार साहब ने कह दिया है, जब हम हमारे पार्टी के जो लीडर है उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ उसी को मानो। अजीत दादा पवार साहब ने भी कहा है, सुप्रिया जी ने कहा है कि हम सब एक है, हम साथ में है, कहीं हम जाने वाले नहीं है। रही बात सीएम की बातें, सीएम बनना किसके कौन सपना नहीं देखेगा, सभी सपना देखता है सीएम बनने का। हम अगर पार्टी जमीनी स्तर से काम कर रहा है, एनसीपी के लोग कार्यकर्ता, तो हमारे लीडर को हम सीएम बनना देखना चाहेंगे ना। ठीक, लेकिन ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ एग्रीमेंट कर लिया या बीजेपी वाले ने हमें हाथ दे दिया। हाँ। संजय द्विवेदी जी, आरोप यहाँ पर लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर यह आरोप है, लेकिन क्या रोल इस पर निभाया जा रहा है? क्या इस वक्त पूरी सियासत लग रही है? लेकिन क्या लग रहा है इस वक्त संजय द्विवेदी जी, क्योंकि शिवसेना पर भी लगातार ये आरोप लगा, खासतौर पर शिंदे गुट पर, कि वो ये सब कर रही है ताकि वहां पर वो शामिल हो जाए। आप कहा कि हम तो जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है इस पर उन्होंने मतलब मीटिंग में, हमारी मीटिंग में कहा है, ऐसा कुछ दिखाने वाली बात नहीं है कि राज्य स्तरीय पार्टी नहीं होनी चाहिए। और जब इससे सवाल उन्होंने दिया तो आपको बदलाव लगा, धीरे धीरे जब उनकी अपनी अन्य पार्टियां, रामविलास पासवान जी की पार्टी उन्होंने है, उसको उन्होंने तोड़ दिया, आधा का बना दिया, आधा पैसा इनाम कर दिया, आधा सिन्हा जी के नाम कर दिया। चुनाव में लगा के चलते हैं, अपना दलवाद देख लीजिए तो भी छोड़ दिया। तो इसका देश ये है, कांग्रेस चाहे बाहर, हम पार्टी छोड़ देंगे, सूचना देखिए। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की, अगर गठबंधन कर किया होगा भारतीय जनता तो हमारे सिंधु जी बनते 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए नहीं किया। उन्होंने सबसे अच्छा ये सोचा कि हम पार्टी को तोड़ दें और उसको मुख्यमंत्री बनाने दे किया। तो ये क्या है, ये जनता भी देख रही है ना इस चीज को। अब उन्होंने चुनाव चिन्ह और उनको दे दिया, पार्टी का नाम दे दिया। कल को अगर शिवसेना परसेंटेज ऑफ वोट नहीं आया चिंता मतलब तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है कि साहब उनका इसमें हक नहीं है, ये हक हमारा। अजीत पवार था, अजीत पवार हमारा गठबंधन किससे है? एनसीपी में शरद पवार जी से साथ, तो कांग्रेस में सोनिया जी और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ है, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ। तो हमारा एक गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी पे इनके द्वारा किसी कोई असर नहीं पड़ेगा, स्पष्ट बात है।
महाविकास अघाड़ी में बनते तो नहीं पड़े, लेकिन किसी के सारे महाविकास अघाड़ी से अभी पिछले चुनाव हुए, चुनाव में टिकट देखी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिंधेगी ने। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सही चल रहा है, सब अपनी अपनी बातें रख रही हैं, कोई भी वहां पर कलह की बात नहीं सामने आ रही है। लेकिन डॉक्टर उमेश जी, कांग्रेस ने सीधा सा कहा, खुद नाना पटोले ये बात कह चुके हैं कि अगर अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और जिस तरह से अब अजीत पवार हर जगह हर मंच पर जाकर कह रहे हैं, तो उनको उस वक्त पद पर रहने का अधिकार नहीं था, मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो सवाल उठेंगे आपकी एकता पर भी, और किस तरह से आगे आने वाले समय में आप बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, क्योंकि हमारे एनसीपी के साथ ही बोल ही चुके हैं कि अब यहाँ कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, तो इस वजह से एक एजेंडा और प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में अजीत पवार साहब ये कह रहे हैं, अजीत पवार साहब वो कह रहे हैं। देखिए, अजीत पवार साहब को जहां तक मैं समझता हूँ बहुत ही मजे हुए और सुलझे नेता हैं, तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई मनमुटाव है। और हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, राजनीति में जो व्यक्ति राजनीति में आता है तो हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इच्छा होती है मुख्यमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी में ऐसा कोई मतभेद ऐसा कोई नहीं है ऊपरी तौर पर। और दूसरी बात क्या है कि चूंकि यहाँ कर्नाटक का भी चुनाव चल रहा है और वहाँ आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी में किस तरीके की उठापटक चल रही है, तो बीजेपी वहां से अपने आप को बचाने के लिए महाराष्ट्र में इस तरीके का एक माहौल तैयार कर रही है, जिससे कि मीडिया की जो नजर है वो कर्नाटक पे ना पड़े। कर्नाटक में आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष भी उनके पार्टी छोड़ के चले गए और तमाम लगभग 10 से ज्यादा एमएलए पार्टी छोड़ के चले गए हैं। और अभी कल एक घटना हुई है दिल्ली में, वो तो हर जगह जा रहे हैं ना, वो तो देखिए हर जगह हर पार्टी में जा रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। मलिक जी जो है वो उन्होंने जो बयानबाजी दी है, तो कल उनको भी पुलिस ने डिटेन करके रखा। तो इस तरीके से बीजेपी में भी काफी उथल पुथल चल रही है। तो बीजेपी ये चाह रही है कि जो मीडिया का निशाना है वो हम ना बने, इस वजह से ये महाराष्ट्र का एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। देखिए, मीडिया में आकर अगर आप प्रतिक्रियाएं देंगे तो सवाल तो उठेगा ना। प्रतिक्रिया यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो आ नहीं रही। अगर अजीत पवार जी खुद आकर अगर कहेंगे तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस से पूछा जाएगा, एनसीपी से पूछा जाएगा, महाविकास अघाड़ी से पूछा जाएगा कि भाई आप में आखिरकार किस तरह से क्या चल रहा है, वो पूछा जाएगा ना फिर। लेकिन नहीं, बिल्कुल सवालात बनते हैं। तो मैं वही सवाल के दे रहा हूँ कि पवार साहब ने भी जो आखिरी उनका बयान था वो यही था कि वो एनसीपी में रहेंगे, एनसीपी नहीं छोड़ेंगे। और शरद पवार साहब ने भी बयान दिया है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसके साथ जो गठबंधन है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी तरफ से भी जो हमारा आला कमान है उनकी तरफ से भी यही बयान है कि महाविकास अघाड़ी में कोई भी किसी भी तरीके का कोई दरार नहीं है। और जो भी एजेंडे चल रहे हैं तो वो एजेंडे देखिए चलते रहते हैं, राजनीति में ये चीजें और इस तरह के चर्चे होते रहते हैं। ठीक है राजेश सिंह जी, तमाम आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी की वजह से ही ये सब हो रहा है, करवा भी वही रही है। और सीधा सा यहाँ पर सवाल ये है और सीधा सा आरोप आप पर ये है कि आप सभी पार्टियों को, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को एकता नहीं चाहते, तोड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से शिवसेना को आपने ऐसा किया और अब एनसीपी पर भी निशाना आपकी तरफ से ऐसा ही लग रहा है। क्या प्रतिक्रिया? हाँ, देखिए पूजा जी, मेरी आवाज आ रही है पूजा जी? जी बिल्कुल। देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे भाई कह रहे थे कि बीजेपी से ये चले गए वो चले गए। अरे कांग्रेस से तो पूरा कुनबा ही चला गया। आज के जितने पुराने नेता थे सारे चले गए। सारे के सारे नेता कपिल सिब्बल कहाँ है, गुलाम नबी आजाद जी कहाँ है, बाकी नहीं तो उसको जाने के पीछे आप ही का तो हाथ बताया जाता है। जा रहे हैं तो उसके पीछे हाथ तो बीजेपी का ही बताया जाता है, आप ही का हाथ बताया जाता है। हाँ, देखिए पूजा जी, अब देश में ना देश की जनता जागरूक हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक काम ये तो कर दिया है कि अब ये लड़ाई दो लोगों की बची है। अब एक राष्ट्रवादी लोगों की सोच एक अलग हो गई है, परिवारवादी सोच की एक अलग हो गई है। तो अब जो राजनीति चल रही है वो राष्ट्रवाद की चल रही है, हिंदुत्व की चल रही है,
और दूसरी तरफ परिवारवाद की है और तुष्टीकरण की है और भ्रष्टाचार की है। एक तरफ सारे भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, और एक तरफ जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हमारे साथ आ जाते हैं। तो जिनकी भी विचारधारा हमसे मेल खाती है वो आते हैं। एक बात। दूसरी बात पूजा जी मैं कह रहा हूँ कि उद्धव जी हो चाहे हमारे कांग्रेस के भाई हों, ये लोग जब राजनीति करते हैं तो अपने कुनबे को, अपने परिवार को खुद संभालना चाहिए ना। उद्धव जी के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। आऊंगे अरुण जी आपके पास आऊंगे। हाँ। पार्टी तो लेकर के गए हैं और बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को भी लेकर के चले गए। आज उनके साथ तो बाला साहब ठाकरे का विचार भी नहीं बचा है जिसके बल पे राजनीति करे। तो ये सब चीजें है पूजा जी कि ये अपने विचारधारा तो देखिए राजनीति में कुछ भी नहीं रहती, विचारधारा होती नहीं। विचारधारा ये है कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों से समझौता करके जाके सोनिया जी के पैरों में समर्पित हो गए आप। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने जीवन भर कांग्रेस के नीतियों का विरोध किया, आज सत्ता पाने के लिए उन्हीं के चालों में जाके समर्पित हो गए। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। अब इनकी दिक्कत यह है ना कि ये कह रहे हैं कि अजीत पवार जी, अरे हमसे अजीत पवार जी नहीं, महाराष्ट्र के और प्रदेश की जनता हमसे जुड़ चुकी है। उसको अब क्या करेंगे आप? जनता को कैसे? नहीं, अजीत पवार से भी संपर्क हो रहा है क्या जनता में? तो वो भी शामिल है। पूजा जी मैं वो कह रहा हूँ ना कि पूरे देश की जनता आज राष्ट्रवादी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ जुड़ती चली जा रही है, और जो कुछ भी लोग बचे हुए हैं वो भी इस चुनाव में जुड़ जाएंगे। पूजा जी सबको आप मतलब समाहित कर लेंगे, सबको मिला लेंगे, सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबके साथ ही बनता है ना। ठीक है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने लोग हैं हमारे साथ आए। जी पहली बात तो ये कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में इनके जो हमारे बीजेपी के साथी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए भाषण देते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी। उसके बाद नीतीश जी ने समर्थन वापस लिया। इन्होंने झारखंड में भी कोशिश की सरकार तोड़ने की, छत्तीसगढ़ में भी कोशिश की, लेकिन इनको सब जगह मुंह की खानी पड़ी। तो पहली बात तो ये है कि ये राष्ट्रवाद कहना और देशभक्ति कहना ये छोड़ दें। इस समय देश में सिर्फ दो ही विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा वो है जो संविधान को और प्रजातंत्र को मानने वाले लोगों की है, और एक विचारधारा वो है जो तानाशाही चलाने वाले लोगों की है। अब तानाशाही का आप परिणाम देख लीजिए कि इनके गवर्नर सतपाल मलिक जी ने कोई बयान दिया और इनको सतपाल मलिक जी को सीबीआई का नोटिस भी आ गया, और कल सतपाल मलिक जी को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार से जो सवाल करेगा उसके ऊपर सरकारी मशीनरी का और सरकार का प्रकोप जारी रहेगा। शिवसेना में जिस तरीके से कलह हुई वो पूरी दुनिया ने देखी, और जो हमारे साथी शिवसेना की बात कर रहे थे कि जो शिवसेना ने कांग्रेस से सपोर्ट किया, तो ऐसी बातें हमारे साथी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप भूल गए कि पीडीपी से आपने जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। वो तो हर पार्टी अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से करती है। ना लगाए जिनके दामन में खुद में दाग हो। वो मैं आपसे पहले ही सरकार अपनी सत्ता के लिए कहीं भी, चाहे आप इलेक्शन से पहले कितने भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दें, जब बात सीटों को कंक्लूड करने की आती है, कुछ सीटें बची हूं उसको इधर से इधर करने की आती है, तो कहीं भी पार्टी कहीं से भी दिशा में बढ़ जाती है। मैं आपकी बिल्कुल से इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं कहता भी हूँ कि राजनीति में कभी भी कोई स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होता है। तो हमारे बीजेपी के साथी इस तरह की बात ना कहें। ठीक है, कुल मिला जुला के बात यह है कि जो आप महाराष्ट्र में जिस तरीके का षड्यंत्र रख के तोड़-फोड़ करना चाह रहे हैं, हम लोग आपकी इस तरह की षड्यंत्र को मैं आपको कामयाब नहीं होने देंगे। मुकेश जी, क्या इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है और अजीत पवार के बयानों को लेकर, हालांकि आप बार बार उसको डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, आगे आने वाले दिनों में लग क्या रहा है? एकजुटता के साथ ही ऐसे ही जो इलेक्शंस आ रहे हैं आगामी, चाहे वो नगर के हों या आगामी चुनाव हों, उसको लेकर वैसी ही तैयारी की जाएगी? देखिए, अजीत दादा पवार सीएम बन रहा है, ये पक्का है। ये 100% आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सीएम कब बन रहे हैं ये हम डेट नहीं बताएगा। ये आपको उस समय ये नहीं कर सकता हूँ कि खुलासा नहीं कर सकता कि कल ही बन रहा है या 2024 में। किसके साथ रहकर बन पाएंगे सीएम, ये बता दीजिए फिर। हमारे मन में ये है कि हमारे अजीत दादा पवार हमारे लीडर है। शरद पवार साहब के बाद उन्हीं का नंबर है। शरद पवार राष्ट्रीय लीडर है, अजीत दादा पवार साहब महाराष्ट्र के कमान संभाला हुआ है, सुप्रिया ताई हमारे राष्ट्रीय लीडर है,
लेकिन उनके पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम बने। रह गई बात हम बीजेपी के साथ कब जा रहे हैं, रह गई बात हम कि हमारे महाविकास आघाड़ी को कब हम छोड़ दे रहे हैं, कहा कौन से प्रोग्राम में हम कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे। अगर अजीत दादा नहीं पहुंच रहे तो दूसरे लीडर पहुंच रहे, दूसरे नहीं तो तीसरा पहुंच रहे। खुद पावर साहब हमारे अभी चेंबूर में प्रोग्राम में 26 तारीख को आने वाले हैं, घाटकुपर में आके गए। तो ये सारे काम हमारा जमीनी स्तर से चालू है, जिसको जो कहना था वो कहे। लेकिन हमारा यही इच्छा है कि हमारे अजीत दादा पावर सीएम बने। मैं कार्यकर्ता होने के नाते मेरा इच्छा है, और बदनाम करने वाले कर रहे हैं, शिंदे ग्रुप के लोग कर रहे हैं, ताकि आघाड़ी के अंदर हम आपस में जो है तालमेल करके महानगर पालिका में जो चुनाव है आगे मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र, उसके अंदर जो है हमारे को कुछ न कुछ बदनाम करके लोगों में मिसगाइड करके ये भाजपा वाले के साथ में हमें जबरदस्ती का कई आरोप लग रहे हैं। संजय द्विवेदी जी फाइनल कमेंट्स। भारतीय जनता पार्टी आज तक उनको भाषण नहीं दे पाए। बाला साहब ने इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का समर्थन किया था। बाला साहब ने इंदिरा गांधी के समर्थन में प्रत्याशी उतारे नहीं थे, इंदिरा गांधी जी के समर्थन, कांग्रेस समर्थन में, और इसके बाद उन्होंने तमाम कांग्रेस नेताओं को समर्थन दिया। तो ये कहना गलत है। इसके पहले बाला साहब पढ़ रहे, पढ़ने के बाद तर्क वितर्क किया करें कि तो उनको जाना था 50 होके एकदम होके, उनको जाना था 2.5 साल चल रहा था कैसे तोड़े। अब आपने तोड़ दिया, अच्छी बात नहीं। फिर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आप ही भ्रष्टाचार को आरोप लगाए थे, सिद्धराम नहीं लगाते, नहीं लगाते, कांग्रेस नहीं लगाते। और वहाँ सिंधे जी होते हुए पहुंचे भी जमा होती, साहब क्या करें हम, जब आरोप लग रहा है जेल जाना पड़ जाएगा। तो इन पद्धतियों में आप कह रहे हो काम करते, मुझे बात साफ है। अरे जितने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं सबको तो अपने पार्टी में ले लिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, कुछ लोग तो दादा अजीत दादा पावर के साथ में अभी तक में शिंदे ग्रुप के लोग वहाँ से यहाँ आने की तैयारी में, जैसे सीएम का नाम चल रहा है उसी में शिंदे ग्रुप के लोग मिल रहे हैं। मैं बताऊँ आपको, ये सब चीजें आ जाएगा आपके सामने। सत्ता बिगड़ रह नहीं सकता। राजेश जी फाइनल कमेंट्स। राजेश जी ठाकरे को छोड़ के वो लोग कहीं भी जाने को तैयार होंगे मिनिस्टर बनने के लिए। पूजा जी कांग्रेस में 1-2 बार नहीं, आजादी के पहले भी 2 बार हुआ था और बाद 63 बार टूट हुई है। इंदिरा गांधी जी को 52 साल नहीं, आप उस टूट को कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप उस टूट का फायदा कितना उठा रहे हैं इस पर बात कीजिए। पूजा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी थोड़ी थी, इनका तो एक संस्कार संस्कृति बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी की टूटने की। वो तो लगातार टूटते रहते, अपने बुद्धि को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो टूटते हैं और आप जोड़ते रहते हैं, आप उनको जोड़ेंगे। हमारा तो काम है, हमारा काम है जितने भी भ्रष्टाचारी सबको ले लो, जो भी सोच है पूरा भ्रष्टाचारियों को ले लो। और दूसरी बात वॉशिंग मशीन लगा रखी है राजेश जी ने कि सारे भ्रष्टाचारी इनके पास आएंगे और पास हो जाएंगे। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी हो, उनके परिवार के लोग उनको एक परिवार में, एक समाज में, यहाँ तक कि एक देश में महापुरुषों को नहीं माना जा सकता कि हम महापुरुषों के नाम की राजनीति करें। डॉक्टर अम्बेडकर हुए, गांधी जी, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप अभी बीजेपी पर ही है। आरोप राजेश जी आप ही पर ही है कि इन सबके पीछे आप ही हैं, तोड़ने की हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियों को अलग करने की, उनमें फूट पैदा करने की, ये सभी आरोप आप पर है। समय नहीं है मेरे पास, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास पैनलिस्ट का, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, चर्चा में बने रहे। तो महाराष्ट्र की सियासत पर ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।